प्यारे बच्चों व साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10+2 क्लास की करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर 2 लेक्चर डील किए जा चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं तो थर्ड लेक्चर आता है जी हमारे पास। थर्ड लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, साथ में वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डील करने वाले हैं जी। तो आज का आर्टिकल समझने के लिए आपको पहले के 2 आर्टिकल वो ज़रूर देखने पड़ेंगे, पहले की 2 वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के साथ। तो पोटेंशियोमीटर क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास? इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर द EMF of two cells or to determine internal resistance of a cell। एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम 2 सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं किसकी EMF ज़्यादा है किसकी EMF कम है, या फिर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यदि डिटरमाइन करना फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोटेंशियोमीटर का यूज किया जा सकता है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप 2 सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकते हैं या फिर किसी दिए हुए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसका प्रिंसिपल ये है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर प्रोवाइडेड दैट कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज यूनिफॉर्म। क्या कहता है इसका प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ये कोई वायर है, यहां पे मैंने 2 बिंदु ले लिए ए और बी, इस तरीके से कि ए और बी के बीच की जो सेपरेशन है वो एल मान लेते हैं ए से बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि यदि इसमें से कांस्टेंट करंट चलता हो और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये वाला एरिया है वो यूनिफॉर्म हो, तो जो ये पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस है इस पोर्शन के ऊपर वो इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी। V is directly proportional to length of the wire provided that constant current is flowing through the wire and area of cross section of wire is uniform। यदि किसी वायर में से कांस्टेंट करंट चलता है, साथ में बेटा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उनकी सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेन बात ये कहना चाहता है यहाँ पे। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे देखना चाहिए बस। इस वायर में मान लीजिए सपोज आई करंट चलता है जो कि कांस्टेंट है, ए से बी तक का जो इसके द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वायर के द्वारा वो आर मान लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ये बात भी हमारे को पता है। साथ में यदि इसकी यहां से लेके यहां तक लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि A मान के चले, इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी यदि रो मान ली जाए तो R रो L बाई A के बराबर भी होता है भाई, ये भी पता अपनी को। ये R की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो V इज इक्वल टू आई रो L बाई A। अब कंडीशन क्या लगाई हमने? कंडीशन ये लगाई कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है और रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मटेरियल के लिए फिक्स होती है बेटा, तो ये भी एक कांस्टेंट है। ये सारी चीज यहां पे कांस्टेंट है तो इसको आप किसी K का नाम दे सकते हैं, V इज इक्वल टू KL। ये कांस्टेंट तो यूं कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए बेटे? L के। किसके प्रोपोर्शनल? L के। तो यही तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और साथ में अगर देखें तो जो ये कांस्टेंट है ये किसके बराबर होगा? इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं V बाई L इज इक्वल टू K। और ये क्या है? rate of change of potential with respect to distance, that is also known as potential gradient।
VYL को दूसरा नाम दिया जा सकता है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो जो ये कांस्टेंट यहाँ पे है K, जिसकी वैल्यू है I रो बाय A, इसको क्या नाम देंगे हम, दैट इज सेड टू बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम देंगे बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये था प्यारे बेटे हमारे पास इसका प्रिंसिपल। नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन, इसको डिजाइन कैसे करते हैं, इसकी डिजाइनिंग के लिए किस किस चीज की जरूरत हमारे को पड़ेगी, अब वो देखते हैं। जब इसको डिजाइन किया जाता है तो एक लकड़ी का हमारे पास टुकड़ा लिया जाता है, फटा जिसको बोल सकते हैं, एक कार्डबोर्ड लिया जाता है जी लंबा सा, उसके ऊपर एक वायर को जो कि कॉन्स्टेंटिन या फिर मैग्नीन से बनाई जाती है स्ट्रेच किया जाता है, और वो वायर जो होती है वो 4 से लेके 5 मीटर लंबी होती है। अब अगर डायरेक्टली आप 4 से लेके 5 मीटर तक की लंबी वायर किसी फट्टे पे लें तो कम से कम उसकी लंबाई जो है वो 5 मीटर तो होनी ही चाहिए, और फिर 5 मीटर का जो बॉक्स आपका है, जो फट्टा है लकड़ी का, उसको बार बार उठाने में रखने में परेशानी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेके लकड़ी का, उसके ऊपर 1-1 मीटर की वायर स्प्रेड करते हैं एक दूसरे के पैरेलल, जैसे 1 मीटर की ये लंबाई 1 मीटर, फिर यहां पे कॉपर की स्ट्रिप लगाई जाती है बेटा, और एक वायर इसके पैरेलल यूं 1 मीटर की खींच दी जाती है, स्ट्रेच की जाती है। फिर यहां पे दोबारा से कॉपर की स्ट्रिप, फिर ऐसे, ये भी इसके पैरेलल, फिर यहां पे फिर दोबारा से कॉपर की स्ट्रिप, और फिर ऐसे। ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये वाली वायर किसकी बनी हुई है, कॉन्स्टेंटिन या फिर मैग्नीन की, क्योंकि ये अलॉय है, और अलॉय का जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, तो इसलिए टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके रेजिस्टेंस पे, इसलिए हम ये वायर प्रेफर करते हैं। तो अब आप देखना चाहें तो टोटल लंबाई वायर की कितनी हो जाएगी, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो टोटल लंबाई 4 मीटर है। तो इसलिए हमने 4 मीटर की वायर का यहां पे यूज कर लिया, बट जो फट्टा था हमारा वो 1 मीटर में ही काम चल जाएगा। तो इसलिए लंबी वायर खींचने की बजाय हम इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल वायर्स को स्ट्रेच करवाते हैं। यहां पे इन वायर्स के पैरेलल में 1 मीटर स्केल लगा मिलेगा। जब प्रैक्टिकली मैं करवाऊंगा तो दिखाऊंगा बेटा इसको बिल्कुल बाकायदा आपको, ये अरेंजमेंट। इस वायर के सिरे को आप ए का नाम दे सकते हैं, और ये दूसरा सिरा जो है इसको बी का नाम दे सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहां पे एक बैटरी यूज की जाती है बेटा, बैटरी का एक सिरा जो है वो यहां जोड़ दिया जाता है ए के साथ, जो करंट चलेगा उसको मापने के लिए एक एमीटर यहां पे लगाया जाता है, ये एमीटर होगा जी, A1 उसको नाम दे सकते हैं। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसको चेंज करने के लिए, वेरी करवाने के लिए हम एक रियोस्टेट का यूज करते हैं, और ये B जो है इस रियोस्टेट के साथ जोड़ दिया जाता है वाया एक की के साथ, ये वो की है जी जो सर्किट को ओपन करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। ओके, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है बेटा पोटेंशियोमीटर की, दिस इज बेसिक कंस्ट्रक्शन फॉर ए पोटेंशियोमीटर। अब क्या करते हैं, जो ये सिरा है इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं हम, और गैल्वेनोमीटर के साथ दूसरे सिरे पे एक जोक की जोड़ी जाती है। क्या जोड़ते होते बेटा, जोक की, कल जैसे मैंने आपको दिखाई थी वही जोक की यहाँ पे जोड़ी जाती है। और जब किसी भी एप्लीकेशन में आप यूज कर रहे हो इसका, तो हम क्या करेंगे, जोकी को यहाँ से स्लाइड करवाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इस पे स्लाइड करवाते रहेंगे वायर के ऊपर, और तब तक स्लाइड करवाएंगे जब तक इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जिस भी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगी तो वहीं पे जाके हम रुक जाएंगे, वही हमारा नल पॉइंट होगा, तो हम काम कर सकते हैं इसके साथ। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है पोटेंशियोमीटर के लिए। चाहे आप इसकी हेल्प से ईएमएफ निकाल रहे हो, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करते हो, या फिर किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हो, तो इतना तो आपको अरेंजमेंट चाहिएगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता आपका। अब सबसे पहली एप्लीकेशन करता हूं मैं, फर्स्ट एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए शेल, इंटरनल रेजिस्टेंस
ऑफ शेल। यदि सेल हमारे पास है तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किस तरीके से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहां चेंज करना पड़ेगा आपको, यहां चेंज करेंगे और किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखना बेटे। जिस भी सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं वो यहां जोड़ देंगे। मान लेते हैं उसकी ईएमएफ ई है। इसके साथ पैरेलल में यहां पे क्या कर देंगे बेटा, एक रेजिस्टेंस आर जोड़ देंगे कैपिटल, और यहां पे एक की लगा दी जाएगी दूसरी के, सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए। फिर यहां पे गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे के साथ क्या मिलेगी, जॉकी। ये हमारा क्या रहेगा बेटे, सर्किट रहेगा जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं। तो काम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस की को ओपन रखेंगे हम। इस की को ओपन रखिए, आप छेड़खानी मत कीजिए इसके साथ। क्या करें, इस की को क्लोज कर दीजिए। इस की को क्लोज करने के बाद आप धीरे धीरे जॉकी को पकड़िए यहां से और ए से धीरे धीरे स्लाइड करवाना स्टार्ट करते हैं उस पर। करते रहिए करते रहिए करते रहिए, साथ साथ में चलते रहिए। हाथ ऐसे चलना चाहिए, नजर गैल्वेनोमीटर की सुई पे। चलते रहिए, रीडिंग जीरो नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई, कोई बात नहीं, चलते रहो। फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, नहीं आई अभी तक जीरो, नहीं आई कोई बात नहीं, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, चलते रहिए चलते रहिए। मान लेते हैं इस पॉइंट पे जाते ही, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जाते ही हमारे पास क्या आ गई बेटे, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई और इस पॉइंट को पी का नाम दे दो। हमने स्लाइड करवाना शुरू किया था जॉकी को, रीडिंग जीरो नहीं है अभी तक गैल्वेनोमीटर की, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया ऐसे, चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया ऐसे, और जैसे इस बिंदु पे पहुंचे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई तो इसका मतलब ये नल पॉइंट आपका है। ये की ओपन है तो अभी तक इस रजिस्टर का कोई रोल नहीं है, इस सेल में से कोई करंट नहीं चलता है, तो इसलिए ये मेजरमेंट क्या होगी, इसकी ईएमएफ के लिए मेजरमेंट होगी। किसके लिए बच्चों, ईएमएफ के लिए, क्योंकि ये की ओपन है तो इस सेल में से कोई करंट नहीं चला हुआ, इस सेल में से करंट नहीं चला तो इसकी जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर है। तो फिर हम ये लंबाई मेजर करेंगे, यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ कितनी है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और वो किससे पता चल जाएगा, इस मीटर स्केल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो ये होगी, 100 सेंटीमीटर ये होगी, तो टोटल 200 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ देख लेंगे हम कि कितनी ये लंबाई है, तो 200 सेंटीमीटर में और उसको जोड़ दीजिए तो टोटल आपके पास लेंथ आ जाएगी ए से पी। वो लेंथ जो है उसको हम सपोज L1 मान लेते हैं। क्या मान लेते बेटे, ए से पी लेंथ L1 मान लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो पोटेंशियल था, सॉरी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था, उसके अकॉर्डिंग तो V किसके बराबर था, KL के बराबर था, K पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब ये सेल ओपन सर्किट में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो EMF के बराबर है, तो E इज इक्वल टू पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट K इनटू टोटल लेंथ आप जो चल के गए वो L1 चल के चली गई। इक्वेशन फर्स्ट, इसको पहली इक्वेशन का नाम दे देंगे बेटे। अब दोबारा से जॉकी को पकड़ लीजिए और हटा लीजिए वायर से, इस की को क्लोज कर दें। जैसे इस की को क्लोज करेंगे इस सेल में से करंट चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसमें से करंट चलना स्टार्ट करेगा तो अब इसकी इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, टीपीडी के बराबर। किसके बराबर बेटे, टीपीडी के बराबर है। तो फिर वही प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करेंगे हम। जॉकी को यहां से धीरे धीरे स्लाइड करवाएंगे वायर के ऊपर, हाथ वायर पे चलता रहेगा, आंखें गैल्वेनोमीटर की सुई की तरफ, और तब तक चलते रहिए जब तक कि रीडिंग जीरो ना आए। नहीं आई अभी तक, नहीं आई नहीं आई नहीं आई। मान लेते हैं इस बिंदु पे जाते ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ गई और सपोज इस पॉइंट को क्यू का नाम दे दिया। मैंने जॉकी को स्लाइड करवाना स्टार्ट किया था, करवाता गया करवाता गया करवाता गया, रीडिंग जीरो नहीं आई, फिर यहां से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, जैसे ही क्यू पॉइंट पे पहुंच गया तो वहां पे रीडिंग मान लेते जीरो आ गई। अब ए से लेके क्यू टोटल लंबाई आप पता कर सकते हो, क्योंकि ए से लेके क्यू टोटल डिस्टेंस जो आपके चल के जाना पड़ा वो दिस प्लस दिस ये होगा जी। अब बात क्या है, ये जो डिस्टेंस है ए से लेके क्यू तक, इसको सपोज आप L2 मान लीजिए। क्या मान लेते बेटे, L2। और अब की बार जो काम होता है वो इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ होता है,
क्योंकि ये इस सेल में से करंट चला हुआ है, तो अब इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो TPD के बराबर है, और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V मान लीजिए आप, तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल V इज इक्वल टू KL2, ये हो जाएगा जी। V किसके बराबर आएगा? KL2 के बराबर आएगा। तो E भी आ गया, V भी आ गया हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, राइट साइड को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, तो E बाई V इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। K से K कैंसल आउट, दैट मीन्स E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये चीज आ गई जी। EMF का और TPD का रेशियो L1 बाई L2 के बराबर। जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी, जिसके लिए आपको पीछे की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जब एक्सप्रेशन निकाली थी किसमें? सेल के अंदर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r वो आई थी बेटे E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, वेयर कैपिटल R था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वाला। तो अब पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमें पता चल गया कि भाई E बाई V की वैल्यू तो L1 बाई L2 के बराबर है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो सिंपली, तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देख सकते हैं आपको L1 का पता पोटेंशियोमीटर में, L2 का भी पता, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने जोड़ा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके उसकी भी वैल्यू पता। सारी वैल्यूज तो हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस इसमें पुट करके सोल्व कर दीजिए तो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेटे? वी कैन डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बड़े ध्यान से करेंगे। और सेकंड चैप्टर में से 4 से लेके 5 नंबर का काम, चाहे वो CBSE हो चाहे HBSE, आता ही आता है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 3 प्रैक्टिकल भी बनते हैं, एक तो स्लाइड वायर ब्रिज जो लास्ट वीडियो में करवाया गया था, और एक पोटेंशियोमीटर का यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ये प्रैक्टिकल भी है। और आगे आप जो एप्लीकेशन करने वाले हैं टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, वो भी प्रैक्टिकल है बेटा 12th क्लास के अंदर, तो बड़े ध्यान से समझोगे इनको, और बाकायदा प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा इनकी वीडियोस के अंदर। तो अब सेकंड एप्लीकेशन करते हैं, और सेकंड एप्लीकेशन का नाम है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। 2 सेल दे दिए आपको, 2 सेल दे दिए गए हैं आपको, जैसे ये 2 सेल हैं, बट इनके ऊपर का कवर उतर चुका है। कवर उतर चुका है तो कवर पे पहले मार्किंग थी इसकी EMF इतनी, इसकी EMF इतनी, लेकिन कवर उतर गया भाई। तो हमें कैसे पता चले कि इसकी EMF ज्यादा है या फिर इसकी EMF ज्यादा है? तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके 2 सेल्स की EMF को भी कंपेयर कर सकते हैं। और कैसे कंपेयर करोगे उसके लिए अभी देखिए। लो जी, जब 2 सेल की EMF आपको कंपेयर करनी हो तो 2 सेल लेने पड़ेंगे। 2 सेल लेने पड़ेंगे तो कैसे लेंगे? मान लेते एक सेल तो ये है जिसकी EMF E1 है, दूसरा सेल आप यहां पे जोड़ दीजिए जिसकी EMF E2 मान लेते हैं। यहां पे क्या यूज करना बेटा? 2 वे की यूज करनी है आपको, 2 वे की। 2 वे की, एक होती 1 वे की, एक होती 2 वे की। 2 वे की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इस गैल्वेनोमीटर को मन करे तो इसके साथ जोड़ दें, मन करे तो इसके साथ जोड़ लीजिए, तो वो 2 वे की बोली जाएगी। तो यहां पे 2 वे की मैं यूज कर लेता हूं जिसका नाम K रख दिया जी। तो अब क्या करेंगे, काम कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 वे की हेल्प से इस गैल्वेनोमीटर को इसके साथ जोड़ देंगे। ये ओपन रहेगा, इसके साथ मत जोड़ना, सबसे पहले इसके साथ जोड़ दीजिए गैल्वेनोमीटर को। फिर क्या करेंगे? जॉकी को धीरे 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 इस पर स्लाइड करवाना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही काम बिल्कुल एज इट इज, तब तक स्लाइड करवाएंगे, तब तक स्लाइड करवाएंगे जब तक कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना आ जाए। तो मान लेते हैं जब मैं स्लाइड करवा रहा था, इस पे करवाता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और मान लेते हैं यहाँ पे जाके रीडिंग 0 आई, इस पे जाके रीडिंग 0 आई, और ये पॉइंट P मान लीजिए। तो A से P हम टोटल जो डिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल की हेल्प से। कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो ये होगा और 100 सेंटीमीटर ही ये है, 100 ये भी है, तो ये भी पता चल जाएगा स्केल की हेल्प से। तो टोटल जो सेपरेशन है A से लेके P वो L1 मान लीजिए। चूंकि ये सेल ओपन सर्किट में है
तो ये काम सारा ईएमएफ के लिए किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल E1 इज इक्वल टू KL1, इक्वेशन फर्स्ट। अब जोकी को वायर से हटा लीजिए आप। हटाते ही फिर क्या कर लेना, टू वे की हेल्प से, इससे तो अब गैल्वेनोमीटर को हटा दो, बट इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए आप। जैसे इसके साथ ज्वाइन करोगे दोबारा से वही काम करना। फिर आपको जोकी को पकड़ा, यहां से हमने स्लाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। वही काम जब तक कि डिफ्लेक्शन जीरो ना आए चलते रहिए। मान लेते हैं नहीं आई अब तक, सपोज इस बिंदु पे जाके आ जाती है क्यू पे। अगर इस बिंदु पे जाके आ जाती है तो ए से लेके क्यू तक जो टोटल सेपरेशन है उसको मेजर करें आप। 100 सेंटीमीटर ये है, 100 सेंटीमीटर ये है, और स्केल की हेल्प से आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये कितना है। तो टोटल लंबाई L2 मान लीजिए। अब इस सेल पे काम कर रहे हैं, इसकी EMF E2 है, लंबाई जहां पे जाके डिफ्लेक्शन जीरो आई वो L2 होता। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल E2 इज इक्वल टू KL2, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2, K से K कैंसल, L1 बाई L2 लीजिए जी, हो गया कंपैरिजन। कंपैरिजन हो चुका है। कैसे? पहला केस, यदि L1 की वैल्यू L2 से ज्यादा है, L1 इज ग्रेटर देन L2, तो इसका मतलब E1 क्या आएगा, E2 से ज्यादा आएगा। तो पहले सेल की EMF ज्यादा और दूसरे की कम। यदि L1 और L2 बराबर आ गए, सेकंड केस में मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर आ जाएं, तो पता चल जाएगा E1 E2 के बराबर है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि L2 की वैल्यू ज्यादा हो, L1 की वैल्यू कम हो, तो उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, E2 इज ग्रेटर देन E1। लो जी, तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल्स की EMF को हमने कंपेयर कर लिया है। तो ये थे प्यारे बेटे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन जो कि आपके सिलेबस के अंदर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों मैंने करवा दी है। अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है देख लेते हैं। क्या होता है जी ये सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? The minimum potential which can be measured with the help of potentiometer is said to be sensitivity। वो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर किया जा सकता है वही क्या बोली जाती है बेटे, इसकी सेंसिटिविटी बोली जाती है। The minimum potential difference which can be measured with the help of potentiometer that is said to be sensitivity of potentiometer, उसको सेंसिटिविटी का नाम दिया जाता है। अब सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो सेंसिटिविटी यदि इंक्रीज करनी है तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो है उसको क्या कर दीजिए बच्चों, डिक्रीज कर दीजिए। के को क्या कर देंगे बेटे, डिक्रीज कर देंगे। के को यदि डिक्रीज कर सकते हैं तो फिर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अभी पढ़ा था हमने के किसके बराबर था, यही था ना, के इज इक्वल टू क्या था बताना भाई एक बार, मैं भूल चुका हूँ, दोबारा बना लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर था, V इज इक्वल टू आई आर था, R किसके बराबर था, रो L बाई ए। ठीक है जी, तो V इज इक्वल टू आई रो बाई ए इंटू एल, इसी को हमने K का नाम दिया था, तो V इज इक्वल टू के एल। तो K किसके बराबर था बेटे, V बाई एल, K इज इक्वल टू V बाई एल, ये था। और साथ में K इसके बराबर भी है आई रो बाई ए। तो यदि आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो कितने मेथड हैं, या तो आप L को डिक्रीज कर लीजिए, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसकी लेंथ को डिक्रीज कर लीजिए, या फिर आई जो करंट हमारे पास चलता है वायर में से उसको इंक्रीज कर लीजिए, या फिर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको डिक्रीज कर लीजिए। तो ये तीन मेथड हैं जिसकी हेल्प से आप पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से सेंसिटिविटी इंक्रीज की जा सकती है।
अब आता है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर भी वो डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और वोल्टमीटर भी वही डिवाइस होता है जो दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, बट इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इस तरफ मैं वोल्टमीटर ले लेता हूं और इस तरफ प्यारे बच्चों पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं। क्या डिफरेंस हो सकते हैं इनमें वो देखना भाई। सबसे पहला, वोल्टमीटर को केवल एक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं आप, ओनली टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, बस, इसके अलावा कोई काम नहीं ले सकते इससे। बट पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, दो सेल्स की ईएमएफ को भी कंपेयर कर सकते हैं और किसी दिए हुए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किया जा सकता है। इसके बाद अगर इनकी सेंसिटिविटी को कंपेयर करें, वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी कम होती है और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। मींस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप थोड़ा पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हो, बट वोल्टमीटर की हेल्प से हो सकता है कि बहुत कम पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर पाएं। तो इसलिए पोटेंशियोमीटर ज़्यादा यूजफुल होता है, एक्यूरेट रीडिंग देता है, और ये कम। तीसरा डिफरेंस ये है, जब आप किसी सेल की ईएमएफ निकालते हैं वोल्टमीटर से भी निकाल सकते हैं, बट जो रीडिंग आएगी वो अप्रोक्सीमेट रीडिंग आएगी, एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट देगा। बट पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग देगा ईएमएफ की वो एक्यूरेट देगा। तो इसलिए एक्यूरेसी पोटेंशियोमीटर की ज़्यादा होती है, वोल्टमीटर की कम होती है। तो ये थे कुछ डिफरेंस वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के बीच में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली, वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, उसके अंदर आप अपनी क्यूरी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्योंकि 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें मिलते हैं जी। उसमें केवल एक ही वीडियो आएगी क्योंकि वो बहुत छोटा चैप्टर है। तो इसी के साथ फिर हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कवर अप होगी, फिर हम थर्ड यूनिट की स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सिया के साथ। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।